Great good morning officers. I Sumit Kumar Singh welcome all of you in Dream IAS free online coaching related to UPSC preparation. मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम विद्यार्थियों का ड्रीम IAS फ्री ऑनलाइन कोचिंग में अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक्स है तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 3 और यूपीएससी पेपर 4। तो अर्थात जो मेंस का पेपर 4 होता है, जो मेंस का चौथा पेपर होता है, और जीके जीएस और जनरल स्टडीज समान अध्ययन का पेपर 3, उसका हम लोग सिलेबस देखेंगे, सिलेबस पे चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारा सामान्य अध्ययन पेपर तीसरा होता है, जो तीसरा पेपर होता है, उसमें तकनीक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी, जीव विविधता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वातावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सुरक्षा और डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए इसका एक एक पॉइंट करके जानने का प्रयास करते हैं। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो इंडियन इकोनॉमी है, जो भारत की आर्थिक है, जो भारत का अर्थ है, अर्थशास्त्र है, इंडियन इकोनॉमी से और उनसे संबंधित प्रश्न जैसे कि प्लानिंग, अर्थात इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्लान चल रहे हैं, क्या क्या योजनाएं बन रहे हैं, क्या क्या नई नई नीतियां बन रही हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे संसाधन हैं उसे किस तरह मोबिलाइज किया जा रहा है, उसे किस तरह एक जगह से दूसरे जगह पर लगाया जा रहा है। फिर विकास, ग्रोथ को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर और एम्प्लॉयमेंट को लेकर, अर्थात जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है या किस प्रकार नौकरियां वगैरह को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को, नौकरियां वगैरह को किस प्रकार बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, उस पे संबंधित उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सामूहिक या फिर सबको लेकर ग्रोथ करना, इंक्लूसिव ग्रोथ कह सकते हैं। और इश्यूज, उससे संबंधित कुछ जो प्रश्न हैं, जो उससे संबंधित कुछ इश्यूज उठ रहे हैं, कुछ चुनौतियां हो गए या फिर कुछ भी चीज़ें हैं, उसके कुछ क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उससे क्या क्या उससे संबंधित घटने घट रहे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर गवर्नमेंट बजटिंग, बजट सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे हर एक साल 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी सरकार का एनुअल बजट प्रोड्यूस होता है और बजट का जो सर्वे होता है, इनसे प्रश्न पूछना ही अनिवार्य है, कह सकते हैं कि इसमें से 2-4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। सो गवर्नमेंट बजटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक इन जीएस पेपर 3। अब आगे है कि मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। जो भारत में मेजर क्रॉप्स हैं, जैसे चावल, गेहूं या फिर जिस भी रीजन में मेजर क्रॉप्स हैं, उसके क्या क्या पैटर्न है, कब उसकी सिंचाई किया जाता है, कब बुवाई किया जाता है, या फिर और डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, हर एक जो राज्य हैं उसमें विविधताओं से भरा हुआ क्रॉप्स होते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से क्रॉप उपजाए जाते हैं, उसके बोने का, उसके काटने का, क्या क्या सीजन्स हैं। तो क्रॉप से लेकर, क्रॉप से संबंधित, फसल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के क्या क्या भिन्न भिन्न साधन हैं, इरिगेशन सिस्टम क्या है, कहीं कैनाल्स हैं, कहीं ट्यूबवेल से, फिर कहीं नदी से, तो जो भी इसके सिस्टम है। फिर स्टोरेज का क्या क्या संसाधन है, मतलब जो सिंचाई वगैरह का जो जल है या पानी पानी है, उसके जो है स्टोरेज के, मतलब उसे संरक्षण संवर्धन के क्या क्या उपाय किए गए हैं, या फिर क्या क्या उसमें संरक्षण संवर्धन के वहाँ उपयोग में लाए जाते हैं। अब आगे कहा गया है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग। मतलब जो हम लोग फसल किसान प्रोड्यूस करते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, मतलब उसे फसल को एक जगह से दूसरे जगह बेचने के लिए, मार्केट करने के लिए, कि वह जो है
फसल जो है अगर प्रोड्यूस हुआ तो किसानों को अच्छे मुआवजा मिल सके, जिसे लेकर उसे मार्केट तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है और इससे संबंधित क्या क्या कंस्ट्रेंट हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, उसे प्रोड्यूस का अच्छा मूल्य मिल रहा है या नहीं, वो मार्केट तक पहुंच पा रहा है या नहीं, इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे ई टेक्नोलॉजी इन द एज ऑफ फार्मर्स, मतलब जो ई टेक्नोलॉजी हो गया कि मतलब टेक्नोलॉजी तकनीक के माध्यम से फार्मर को क्या क्या मदद दिया जा रहा है, इन सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे है इशूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब जो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज जो कहे किसानों का प्रोड्यूस पे टैक्स वगैरह नहीं लगता है, उन सब से संबंधित है। और जो मिनिमम समर्थन मूल्य है जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है उनसे संबंधित है कि उनसे संबंधित उसको क्या क्या मूल्य मिलते हैं और उनसे संबंधित क्या क्या कुछ प्रश्न उठते हैं, कुछ कठिनाइयां हैं। और आगे कहा गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग एंड लिमिटेशंस, रिवैम्पिंग इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो अनाज बांटा जाता है किसानों के मध्य में, या फिर उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, उसके सीमाएं क्या हैं, और रिवैम्पिंग इश्यूज ऑफ बफर, जो बफर स्टॉक वगैरह बनाया जाता है अनाज का, जो अनाज भंडारण वगैरह किया जाता है, उससे संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर टेक्नोलॉजी मिशन एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, जो टेक्नोलॉजी मिशन है, जो तकनीक का जो मिशन है, और एनिमल रियरिंग मतलब पशुपालन के लिए, पशुपालन वगैरह के लिए, उनसे भी प्रश्न एनिमल रियरिंग से और उसके क्या क्या फायदा है, इकोनॉमिक में उसके क्या क्या योगदान है, इन सब चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडियाज स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो फूड प्रोसेसिंग है, जो किस प्रकार फूड को प्रोसेस किया जाता है, और रिलेटेड इंडस्ट्रीज है मतलब जो फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री है, जैसे राइस मिल वगैरह हो गया, फूड प्रोसेसिंग, या फिर बेकरी या बिस्किट्स वगैरह, जो भी फूड से प्रोसेसिंग है, शुगर स्केन मिल वगैरह हो गया, उनसे संबंधित उसके लोकेशन मतलब वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, रॉ मटेरियल की आवश्यकता क्या क्या है, उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसा होता है, मतलब उसका पहले रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंचना, फिर इंडस्ट्री से फिनिश गुड जाना। तो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित ये सब प्रश्न जो है उनसे पूछे जाते हैं। फिर आगे लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, मतलब भारत में जितने भी आज तक भूमि सुधार हुए हैं, भूमि को लेकर रिफॉर्म्स हुए हैं, जो बदलाव किए गए हैं, उन सब बारों में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पहले जो था भारत जो है वो एक था कि मतलब क्लोज मार्केट इकोनॉमी था, मतलब खुला नहीं था, लेकिन 1991 के रिफॉर्म्स के बाद एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के तहत अब भारत भी अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, अर्थात अब जो है विदेशी निवेश भारत में आसानी से किया जा सकता है। तो वही कहा गया है कि जो लिबरलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, जो उदारीकरण है, इसके भारत के इकोनॉमी में क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, इसके क्या क्या असर देखने को मिले हैं, और इसी के तहत क्या क्या इंडस्ट्रियल अर्थात औद्योगिक जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है, और उसे देखते हुए इंडस्ट्री जो उद्योग है वो किस प्रकार से विकास कर रहा है। तो कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन के इफेक्ट क्या क्या हैं इकोनॉमी में, इसमें यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जैसे देखिए अभी जैसे एफडीआई वगैरह का भारत कहा जाता है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड था, लेकिन अब है कि इसके कुछ खामियां भी रहती है, कुछ कमियां भी रहती हैं, खैर वो भी डिस्कशन होगा। लेकिन इसमें है कि लिबरलाइजेशन का इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन जो है वो भारत के इकोनॉमी को किस प्रकार प्रभावित किया है, या फिर भारत के इकोनॉमी को किस प्रकार बढ़ावा दिया है, उस बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे है लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, ये तो बता ही दिए लैंड रिफॉर्म ऑफ इंडिया किस प्रकार होता है। अब है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज एक्सेट्रा, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का उसमें है एनर्जी से संबंधित अर्थात ऊर्जा से संबंधित, पोर्ट मतलब बंदरगाह, रोड सड़कें, एयरपोर्ट हो गया, और रेलवेज हो गया, रेल हो गया। तो इन सब चीज़ों का जो देखो भारत कोई भी राष्ट्र जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अगर जिस राष्ट्र का मजबूत हो तो वो
तेजी से प्रगति करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड यहाँ पूछा गया है, और कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पिलर्स कह सकते हैं कोई भी डेवलपमेंट का। तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसा है, ऊर्जा से संबंधित, बंदरगाहों से संबंधित, इसका रोड एंड ट्रांसपोर्ट कैसा है, एयरपोर्ट वगैरह है, और एयरवेज और रेलवेज के बारे में। अब इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या क्या है, जैसे एक तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, एक है प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट करती है, एक है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, मतलब सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर इन्वेस्ट करती है। तो ये सब चीज़ है कि भारत में इन्वेस्टमेंट के मॉडल्स क्या क्या हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब विज्ञान और तकनीक से संबंधित क्या क्या विकास हो रहे हैं, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस आ रहे हैं, और उसके मानव जीवन में और हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में उसके क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। नई नई जो तकनीकें आ रहे हैं, 2G से 3G आया, 3G से 4G आया, नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी उसके प्रभाव क्या हैं हमारे दैनिक जीवन में, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अचीवमेंट ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। जो भारत के और जो भारतीय हैं उसके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने अभी क्या क्या चीज़ है जो अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं विज्ञान में और तकनीक में, और भारत किस किस टेक्नोलॉजी को इंडिजिनाइजेशन कर रहा है, मतलब भारत में ही बना रहा है, घरेलू टेक्नोलॉजी, घरेलू तकनीक, और इसे नया नया टेक्निक और तकनीक का किस प्रकार से भारत में उसे विकसित कर रहा है। आगे है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस मतलब अवेयरनेस कह सकते हैं कि जो जागरूकता है, किस फील्ड में, किस क्षेत्र में, तो IT के सेक्टर में क्या क्या जागरूकता फैल रहा है, स्पेस अंतरिक्ष के सेक्टर में, कंप्यूटर्स के सेक्टर्स में, रोबोट के सेक्टर में, अभी जो रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का दौर कह सकते हैं बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में है, और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, और इशू जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब कौन कौन से जो प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक प्रॉपर्टी है, वो उसके अधिकार के बारे में, उसके राइट्स के बारे में। आगे है कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जो कंजर्वेशन से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मतलब हम लोग जो पर्यावरण है उसे किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, उसका संवर्धन कर सकते हैं, और जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है या डिग्रेडेशन है, जो उसका जो दोहन हो रहा है, उसे किस प्रकार उसे बचा सकते हैं, पर्यावरण का किस प्रकार संरक्षण कर सकते हैं, उसका किस प्रकार संवर्धन कर सकते हैं। और है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो वातावरण का जो इम्पैक्ट हो रहा है डेवलपमेंट का या भी विकास का, उसमें जो नकारात्मक इम्पैक्ट हो रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उसका मूल्यांकन करना है, उसका असेसमेंट करना है। फिर डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो डिजास्टर वगैरह आते हैं, जैसे कहीं फ्लड आ गया, कहीं साइक्लोन आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, तो डिजास्टर है, और उसके मैनेजमेंट किस प्रकार किए जाते हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जो लिंकेजेस है, जो कह सकते हैं कि गठजोड़ कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिस तरह विकास हो रहा है और एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है, एक्सट्रीमिज्म कहने जो नक्सलाइट वगैरह हो गया, जो भी हो, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विकास से ही यह जुड़ा हुआ प्रश्न है। फिर रोल ऑफ एक्सटर्नल एक्ट स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। ये जानते ही हैं कि कोई भी राष्ट्र हो, उसके अंदरूनी मामलों में बहुत सारे राष्ट्र जो दुश्मन देश होते हैं वो लगे होते हैं, उसे उसके राष्ट्र को उसके राष्ट्र के अंदर उथल पुथल मचाने के लिए, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उसके राष्ट्र के अंदर चुनौतियाँ खड़ा करने के लिए। और जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं, जो बाहरी देश के दुश्मन होते हैं, वो हमेशा चुनौतियाँ खड़ा करते रहते हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, मतलब अंदरूनी जो है सुरक्षा में वो बहुत प्रकार के समस्याएं पैदा करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सिक्योरिटी से संबंधित। आगे है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। यह कह सकते हैं कि जो चैलेंजेज हैं, चुनौतियां हैं अंदरूनी सुरक्षा को लेकर, किससे संबंधित, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क,
जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क से मतलब जो संचार के साधन हैं, संचार के नेटवर्क हैं, जो मीडियाज़ हैं, जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया कह सकते हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब जो है कि या फिर कोई भी मोबाइल्स के ऐप्स वगैरह हो गया, अभी सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बंद कर दिया, तो ये भी राज्य के सिक्योरिटी और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा था, इसलिए उसे प्रतिबंधित कर दिया। तो इन सब चीज़ों, जो कम्युनिकेशन जो नेटवर्क्स है, मीडिया हो गया, ऐप्स हो गया, या फिर साइबर सिक्योरिटी हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन, जो काला धन वगैरह हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग जो कह सकते हैं कि फंडेड किया जाता है विदेशी के द्वारा भारत में, भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने के लिए, ये सबसे संबंधित इससे क्या क्या जुड़ी चुनौतियां हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर सिक्योरिटी चैलेंजेज एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, जो बॉर्डर एरियाज है, मतलब जो सीमाएं से लगा हुआ क्षेत्र है, उसमें क्या क्या सुरक्षा से संबंधित खतरे हैं जो उत्पन्न होते रहते हैं, उसके मैनेजमेंट किस प्रकार किए जाते हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और टेररिज्म मतलब जो आतंकवाद है, उसके क्या संबंध हैं और उसके क्या लिंक हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब है कि वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैनेजमेंट, जो हमारे देश में विभिन्न विभिन्न सिक्योरिटीज फोर्सेस हैं और उसके क्या क्या मैनेजमेंट है, वो क्या क्या कार्य करती हैं, इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज आपने देखा जीएस पेपर 3, जनरल स्टडीज पेपर 3, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 में क्या क्या और कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट इशूज हैं, या फिर यूँ कहो तो इंपॉर्टेंट बिंदुओं को लेकर, प्रमुख बिंदुओं और मुख्य बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, सिलेबस देने का यही कारण है कि आप सिलेबस से लिंक रहें, और कोई भी अगर प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी में तो कहीं ना कहीं उसका करंट अफेयर और सिलेबस से उसका लिंक होता ही होता है। तो सिलेबस से जरूर आप सिलेबस को बार बार रिवाइज करते रहें, सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। ऐसा नहीं कि अंडर द सन कुछ भी पूछ लिया जाता है, उसका कुछ ना कुछ अंडर द सन हो, लेकिन वो सिलेबस से कुछ ना कुछ तो लिंक होता ही होता है। और ये जो पेपर 3 है, ये भी बहुत ही डायनेमिक पेपर है, इसमें स्टैटिक्स से काम नहीं चलेगा कि आप एक बुक खरीद लिया और उससे पढ़ लिए तो आप इसमें एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसमें बजट इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्रीकल्चर से रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, इसमें सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसमें डेवलपमेंट के क्या क्या मॉडल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो बजट तो इंपॉर्टेंट है, और बजट सर्वे, इससे तो कुछ ना कुछ फिक्स है, प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे, ये मतलब 100% है, हर एक साल पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आशा करता हूं कि आपको समझने में आसानी हुआ होगा। मैंने पॉइंट वाइज और प्रमुख बिंदुओं को जिस प्रकार से भी हो सके अक्षरश समझाने का प्रयास किया है, और इसमें एक एक बिंदु और एक एक टॉपिक को मैंने डिटेल वाइज, पॉइंट वाइज एक समझाने का हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ड्रीम आईएएस, और कमेंट करके अगर आपको कुछ क्वेरीज हों यूपीएससी से संबंधित किसी टॉपिक पे या किसी करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक पे आपको पॉइंट वाइज समरी जानने हैं, तो मैं उसे अवश्य बताने का प्रयास करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स, पॉइंट वाइज समरी और जीके जीएस का जो है वो आपको डेली अप टू डेट मिलता रहेगा। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।